प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं शाजिया खान। प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी पनामा केस से पहले इलेक्शन कमीशन की क्लीन चिट, इमरान खान और जहांगीर तरीन पर नायली रेफरेंस समात नाकाबिले समात करार दे दी गई है। पीटीआई इसे सच की जीत कह रही है। पनामा स्कैंडल के बाद सियासतदानों की जबानें बेलगाम क्यों? इलेक्शन कमीशन के बाहर तलाल चौधरी और दानियाल अजीज किसकी बोली बोलते रहे? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी पनामा फैसला कानून की अदालत या अवाम की अदालत? क्या पनामा फैसले के बाद वक्त से पहले इम्कानात हैं इंतखाबात के? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी एफबीआर प्रमोशन केस, एफबीआर अफसरों के ग्रेड 22 में तरक्कियां कलअदम, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मंजूर नजर अफराद को तरक्की देने के लिए अहले अफसरों को बाईपास के किन मकासद के लिए किया जाता है? नाज़रीन, एक जानिब देखा जाए तो पनामा केस में जो काउंटडाउन है फैसले का वो शुरू हो चुका है और अदालती फैसला कुछ भी हो सबको सियासी मंजरनामे तब्दील होने का एक इंतजार है। मगर इसी दौरान इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक फैसला आ चुका है। इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ नाअहली रेफरेंस केस को नाकाबिले समात करार देकर मुस्तरद कर दिया गया है। पीटीआई इसे सच की जीत करार दे रही है, साथ साथ स्पीकर नेशनल असेंबली के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है और इससे पहले भी वो उन पर जानिबदार होने का इल्जाम लगा चुकी है। दूसरी जानिब दानियाल अजीज और तलाल चौधरी की बात करें तो वो दरबान खास है नून लीग के और सीखपा होकर इमरान खान पर फिर जाती हमले भी कर रहे हैं और हाईकोर्ट से इस फैसले को रुजू करने का भी सोच रहे हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि नाअहली रेफरेंस का मामला 2016 अगस्त को उस वक्त शुरू हुआ था जब पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने मिलकर शरीफ खानदान के पनामा लीक्स में नाम आने के बाद दरख्वास्तें जो है वो नेशनल असेंबली स्पीकर को भेजी थी। आज पीटीआई ये इल्ज़ाम लगा रही है कि तमाम ड्रामा जो रचाया गया था ये ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही थी। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर फ़ारूक सलीम, खावर घुमन और खुसूसी तौर पे हमें ज्वाइन किया है जहांगीर तरीन साहब ने। बहुत शुक्रिया जहांगीर तरीन साहब। आपसे ही सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि ये जो रेफरेंस हुआ ये 3 माह चलता रहा, इस पर आर्ग्यूमेंट भी होते रहे और इस पर हेयरिंग भी होती रही। क्या उम्मीद थी आपको? किस टेक्निकल वजूहात की बिना पर से नाकाबिले समात करार दिया गया है? देखिए, ये नून लीग तासुर फैला रही है कि ये टेक्निकल बुनियादों पे था। असलियत यह है कि ये केस जब सुनना शुरू हुआ तो मेरिट्स के ऊपर तमाम डिस्कशन हुई है। इसकी एक एक जो उन्होंने मेरे खिलाफ और इमरान खान साहब के साथ इल्ज़ाम लगाए थे वो पूरे डिस्कस हुए। उनके वकील ने अपने दलाइल दिए, हमारे वकील ने जवाब दिए। तो ये याद रखें कि जब टेक्निकल बुनियादों पर एक चीज़ हो तो पहले टेक्निकल डिस्कशन ही होती है कि ये टेक्निकली वायबल है कि नहीं है, मेंटेनेबल है कि नहीं है, और मेरिट्स के ऊपर तो आया ही नहीं जाता। मेरिट्स पे ऊपर सिर्फ जब आते हैं जब टेक्निकल बैरियर को क्रॉस कर लें। तो मुझे समझा दें ये कि ये को कैसे कह सकता है कि मेरिट्स पे फैसला नहीं हुआ जब वहां पे 90% टाइम मेरिट्स की ऊपर डिस्कशन में गुजरा कोर्ट में। तरीन साहब, हम सब की तरफ से आपको मुबारकबाद, आपकी जीत है, इसमें कोई शक नहीं। सवाल तरीन साहब मेरे जहन में ये है कि 2004 से 2007 तक आप विफाकी वजीर थे और इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि उस दौरान कोई बैंकों के लोन्स आपने राइट ऑफ करवाए। इसमें कुछ सदाकत है? भाई, सिफर है सदाकत। आज तक कोई लोन नहीं मैंने राइट ऑफ कराए। और ये अगर राइट ऑफ कराए होते 2015 की बाई इलेक्शन एक सीधा साधा मुकाबला था पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल में और नून लीग में कि तमाम टॉप क़यादत इसमें शामिल थी। नवाज शरीफ साहब वहां पे आके 2.5 अरब रुपए का झूठा पैकेज देके गए। हमजा शहबाज वहां पे 5 चक्कर लगा के गया। पूरी जो काबीना वहां बैठी हुई थी। आपका क्या ख्याल है कि अगर मैं असल में डिफॉल्टर होता तो ये इतराज ना करते? तरीन साहब, ये एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक कागज, एक डॉक्यूमेंट लगा है और उसमें 3 लोन्स का जिक्र है और उस पे लिखा है कि डायरेक्टर्स ने राइट ऑफ करवाए थे। एक यूबीएल का लोन है 1 करोड़ 90 लाख का, एमसीबी का 90 लाख का और रॉयल बैंक आरबीएस का कोई 2 करोड़ 10 लाख का। ये समझा दीजिए ये क्या चीज है? मैं समझा तो 2008 का ये खत है
ये 2008 की इलेक्शन में भी ये खत मंजर आम पे आया था। मैंने स्टेट बैंक के गवर्नर को फ़ोन किया था और उसके बाद तमाम चीज़ों को मैंने क्लैरिफाई किया था कि एक कंपनी मैंने ख़रीदी थी जो बैंकरप्ट थी। वो मैंने जब ख़रीदी थी कंपनी, तो वो अपने जो भी बैंकों के साथ मामलात थे वो सेटल कर चुके थे। तो मैं जब डायरेक्टर बना था, मैं तो उस कंपनी को रिवाइव करने के डायरेक्टर वहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। तो इसमें कोई सदाकत नहीं मेरे। और ये सारे यूबीएल का खत भी है, रॉयल बैंक का भी खत था, सबके खत हैं। आज नहीं 10 दफ़ा मैं ये टीवी पे दिखा चुका हूँ। अच्छा, तमाम गलत बातें करते हैं जी तरीन साहब, ये तो ठीक हो गया। आप बताइएगा कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे एक जो तनकीद की जाती है कि जब आप केस जीत जाते हैं तो आप शादियाने बजाते हैं, जब हार जाते हैं तो फिर वो आपके जो तंज के निश्तर हैं वो ना सिर्फ अपोजिशन आपकी जो अपोनेंट्स हैं उन पे, बल्कि आपके जो इदारे, जो पाकिस्तान के इदारे हैं, उनको भी टारगेट करते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या रिस्पॉन्स है? मैं सीधी सादी बात है जी, हम लोग इदारों को ज़रूर इदारों में तनकीद करते हैं, मगर इशू बेस्ड तनकीद करते हैं। मसलन आप इलेक्शन कमीशन को ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो जुडिशल कमिश्नर ने 40 पॉइंट आउट किए थे कि जी ये गलतियाँ थी पिछली इलेक्शन में, ये कोताहियाँ थी, ये थी, उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ मुझे आप ये बता दें। इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं किया, इसकी हम तनकीद करने का हमारा हक है। क्या आप ये बताएं कि किसी एक इंसान को भी 2008 की इलेक्शन में गलत काम करने पे सजा मिली? जो सुप्रीम कोर्ट ने, जुडिशल कमीशन ने कह दिया ये गलत था, सजा फिर भी नहीं मिली। तो फिर हम इसके ऊपर तनकीद ना करें? सर इसका मतलब ये मुझे बताएं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को राइट ऑफ वोट नहीं मिलता, इस पे तनकीद करेंगे हम। ये कहते हैं जी टेक्निकली हो नहीं सकता। आजकल के ज़माने में क्या ये कोई मानने वाली बात है? उसके बाद हम क्या इस पे तनकीद ना करें कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं लेके आ रहे, कोई पेशरफ्त उसके ऊपर नहीं हुई। सर इसका इश्यूज पे अगर तनकीद करते हैं तो इसका मतलब पे तनकीद सिर्फ इशू बेस होती है। इसका मतलब ये है कि जो 6 मार्च को इमरान खान साहब ने मीडिया से बात की थी, उसमें उन्होंने कहा कि हम हो सकता है कि आने वाले महीनों के अंदर इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट एक कैंपेन लॉन्च करें, तो वो आपका प्लान इंटैक्ट है? इसका मतलब मैं आपको अर्ज कर दूं जी, हमारा प्लान ये है और हमारी ख्वाहिश ये है और हमारी डिमांड ये है और इंशाल्लाह हम ये होना ज़रूरी है कि अगली इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, साफ़ हो, शफाफ हो। हमने उसके लिए हमारी कमेटी ने एक लिस्ट ऑफ डिमांड्स जो हैं वो बना ली हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला मंजरे पे आएंगे और हम आके आप सबके सामने कहेंगे कि जी ये ज़रूरियात हैं अगली इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करने के लिए। जब हम बताएंगे तो आप भी उससे मानेंगे कि हाँ ये सही बात है। अच्छा तरीन साहब, आपका हक बनता है तनकीद का। मेरी सुन लें, और हम उम्मीद रखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ये बातें हमारी मान जाए, उनको इम्प्लीमेंट करे, फिर हमें कोई मसला नहीं। ठीक है जहांगीर तरीन साहब, आप हमारे साथ मौजूद है। जिस लिस्ट ऑफ डिमांड की आपने बात की और जो डॉक्टर साहब क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं वो भी बात करेंगे इस पे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक अगेन नाज़रीन, और हाँ जहांगीर तरीन हमारे साथ मौजूद है। जहांगीर तरीन साहब, ब्रेक से पहले आपने बात की थी लिस्ट ऑफ डिमांड की, साथ साथ आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन की भी बात की। हमारा कंसर्न ये था, जो खावर साहब ने भी बात की थी, कि जिन इदारों पर आप लोग को कंसर्न है, आप कैसे समझेंगे कि वो इदारे जो हैं वो फ्री और फेयर इलेक्शन कराएंगे? जी यही तो हमारा रोना है जी, यही तो हम एजिटेट कर रहे हैं। हर जगह हमारे मुल्क में इदारे जो हैं वो कैप्चर हो गए। और जैसे आपने देखा नैब की क्या परफॉर्मेंस थी सुप्रीम कोर्ट में, और क्या आपने सुना जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि कल जब वो आए थे नैब वाले तो नैब फौत हो गई है, नैब दफन हो गई है। अब ये अगर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऐसे कमेंट्स दे रहे हैं तो, और एफबीआर के बारे में भी उनको यही चीज़ें थी, तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा बने जो हमारा भी इदारा हो। लेकिन इसी इलेक्शन कमीशन ने आपके हक में भी फैसला दिया जिस पर खान साहब को कंसर्न भी था। जी बिल्कुल, हम खान साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की थी कि अगर इतना से भी कुछ होता ना इसके अंदर मवाद जायज़ मेरे और खान साहब के इलेक्शन पिटीशन में है, तो शायद ये फैसला आज हमारे सामने कुछ और आता। अच्छा तरीन साहब, ये फरमाइए कि बहुत बड़ी तादाद पीटीआई की जो मेंबरशिप है, जो वोटर्स हैं, वो पढ़े लिखों की तादाद है, यंग लोग बहुत हैं आपकी पार्टी में। आपके कुछ अरकान असेंबली जो हैं उनका रवैया, उनकी ज़ुबान वो मिसाली नहीं होती जो होनी चाहिए।
आप नहीं समझते कि पार्टी के अंदर कोई ढांचा होना चाहिए जो इनको तरबियत दे सके कि ये कायद हैं, ये क़यादत है इस मुल्क की, और ज़ुबान का ख्याल रखें, रवैये का ख्याल रखें। कभी कभी इमरान खान साहब खुद भी जो है वो गैर पार्लियामानी सर्कल में, इलाके में चले जाते हैं। देखें, ये आप ये भी सोचें एक चीज़ डॉक्टर साहब के, हम एक जमात हैं जो स्टेटस को के ख़िलाफ़ एक लड़ाई कर रही है। स्टेटस को हमने टेक ऑन किया हुआ है। पाकिस्तान में आज तक हिस्ट्री में किसी ने स्टेटस को टेक ऑन नहीं किया था। ये सिर्फ एक ज़रा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था 1970 में। जब आप स्टेटस को टेक ऑन करते हैं तो आपके साथ जो होता है, जो स्टेटस को आप रिटेलिएट करता है, तो कभी कभी इतनी ज़्यादा प्रोवोकिंग बातें होती हैं कि कभी आप बेसाख्ता कुछ चीज़ें कह जाते हैं। मगर याद रखें कि हम जिस सारी अपनी जद्दोजहद, हमारे अल्फाज अगर कभी ऐसे आपके मेयार पे पूरे नहीं आ रहे तो हमारी नीयत जो है वो बेहतरीन है। हमारी नीयत इस पाकिस्तान को ठीक करने की है, एक नया पाकिस्तान बनाने की है। और जो पिछले कई सालों में ये एलीट कैप्चर हो चुकी है पाकिस्तान की, जो हुक्मरान करप्शन करते रह गए हैं, हमारी कोशिश है कि इसको हम ठीक करें। तो अगर कभी कभी हमसे ऐसी चीज़ मुंह से निकल जाती है जो आपके ख्याल में नहीं निकलनी चाहिए तो दरगुदर कर दिया करें। कोई बात। तरीन साहब, हुकूमती ऐवानों से एक खबर आ रही है कि पनामा केस का डिसीजन अगर उनके अगेंस्ट जाता है तो हो सकता है वो अर्ली इलेक्शन में चले जाएं, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर वो इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। तो इलेक्शन की तैयारी के सिलसिले में आप पार्टी के अंदर को लाया अमल चल रहा है या अभी आप बैठे हुए हैं कि फैसले का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, हम बैठने वाले नहीं हैं। 2013 में हम बिल्कुल तैयार नहीं थे इलेक्शन के लिए। वाकई वहाँ पे हमारी इंटर पार्टी इलेक्शन अभी ख़त्म हुई थी, 10 महीने का अमल था उसका। और उसके बाद हम एक यंग पार्टी भी थे, आप ये समझें, और बहुत सी पार्टी में नए लोग भी आए थे और पुराने और नए का भी चल रहा था। अब हमारे अल्लाह के फजल से बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं हम। हमारे पास एक अलग सेल्स हैं, मैं आपको आज बता रहा हूँ टेलीविज़न पे, जो पिछले 4 महीने से इलेक्शन के ऊपर काम कर रही हैं। हल्का बाय हल्का एनालिसिस हो चुकी है। हम तमाम तरह से तैयार हैं। ये जब भी इलेक्शन करना चाहेंगे तो हमें तैयार पाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा तरीन साहब, एक और सवाल पूछना चाहूँगा। पनामा केस का फैसला जब आएगा तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रिएक्शन है जीत या हार की शक्ल में, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, अगर यकीनी तौर पर हारते हैं तो उनका आपको पता है कि वो एक डिफरेंट रिएक्शन होगा, जीतते हैं तो एक जो ये पाकिस्तान के अंदर एक सियासी तनाव की जो है मुबसरीन का ख्याल है कि ये बढ़ेगा। तो उस सिलसिले में क्यों आप कोई पोलिटिकल रिकंसिलिएशन की तरफ जाएंगे या लड़ाई झगड़ा और ज़्यादा आप बढ़ता देख रहे हैं आने वाले दिनों में? देखें, आप इसको लड़ाई झगड़ा कहते हैं, मैं इसको कहता हूँ एक जिहाद है स्टेटस को के खिलाफ, जैसे मैंने पहले भी कहा। अब हम किसी के साथ रिकंसाइल नहीं कर सकते जो हमारे ख्याल में मुल्क के लिए, तो जो मुल्क के जो करप्शन करते हैं हाईएस्ट लेवल पे बैठ के, जो इदारों को तबाह करते हैं, अब ऐसे लोगों के साथ हम रिकंसिलिएशन करके, आप मुझे बताएं ना, हमें इस मुल्क का अवाम माफ़ नहीं करेगा। हम हैं एक स्टेटस एंटी स्टेटस को फोर्स। हम इस मुल्क का जो निज़ाम इस मुल्क में राइज है, जिस निज़ाम की वजह से हमारे मुल्क के ये इतने बदतरीन हालात हैं, मईशत की तबाही है, लोन पे लोन हम लिए जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी बैठ गई हैं, टैक्स हम कलेक्ट नहीं कर सकते, आवाम को हम अपने गरीबों को पढ़ा नहीं सकते, उनको सेहत की सहूलियात नहीं दे सकते। हम इस सारे निज़ाम को ठीक करने चले हैं। अच्छा तो तरीन हम साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट का नहीं कर फैसला, सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला वजीर आजम के हक में आता है तो क्या पीटीआई रिव्यू में जाएगी? रिव्यू पिटीशन दायर की रिव्यू में नहीं जाएंगे। नहीं जी, हम नहीं जाएंगे। हम फैसले को एक्सेप्ट करेंगे जैसे भी आएगा। और मुझे ये आपको मैं बता दूं कि जिस तरह की भी बातें हो चुकी हैं और जो इनका डिफेंस है, जो सिर्फ एक कतरी खत के ऊपर बेस्ड है, ये अवाम मानने को तैयार ही नहीं है कि नवाज शरीफ को कोई जज भी क्लीन चिट दे सकते। अच्छा जहांगीर साहब, अगर जुडिशल कमीशन बन जाता है और वही मातहत इदारे उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए लगेंगे तो फिर खान साहब का क्या स्ट्रैटेजी होगी? वो उसको मान जाएंगे? देखें, ये आप सोचें ना कि 2-3 महीने से ये केस चलता रहा, डे टू डे हियरिंग हुई, तमाम कौम देख रही थी केस को, और कमीशन ने हमें एक दफ़ा ऑफर की थी, हमने रिजेक्ट कर दी थी। तो अगर तो ये सिर्फ कोई कागजात की जांच पड़ताल के लिए या तस्दीक करने के लिए ये कोई एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिगेटिव कमीशन बनाते हैं तो हम उसकी TORs देखेंगे और फिर फैसला करेंगे। मगर मैं नहीं समझता कि एक कमीशन बन जाएगी जहां ये सारी कहानी फिर से शुरू हो जाए, इंक्वायरी शुरू हो जाए, वो मैं नहीं समझता कि होगी, और वो हम एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। मगर अगर एक छोटी कमीशन, फोकस कमीशन, जो इस वक्त बैठ के सिर्फ ये तस्दीक कर देगी जी कि क्या ये बेनिफिशियल ओनर की जो मोसैक फोनसेका की डॉक्यूमेंट है ये सही है या नहीं है, उसको हम सोचेंगे उस मौके पे। जैसी
जब सामने आएगा फैसला उसके बाद फैसला। अच्छा तरीन साहब, एक सवाल, आपका जो नजरियाती कारकुन है, कुछ लोगों से बात होती है वो नाराज है, उनके ख्याल में जो PMLQ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने लोग आपकी छतरी के नीचे आ रहे हैं और अगले इलेक्शन में टिकट्स उनको मिल जाएंगी, जो आपका कारकुन है जिसने मारे खाई और शुरू से आपके साथ है वो इग्नोर हो जाएगा, तो इस इश्यू पे भी कुछ आपका रिस्पॉन्स चाहिएगा। जी ऐसा डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जो नज़रिया होता है ना पार्टी का और जो पॉलिसी होती है पार्टी की, वो बनती है, एक तो लीडर से सबसे अहम वो होते हैं, उनका क्या नज़रिया है, और उनकी जो वो टीम जो अपनी चूज़ करते हैं, जो नज़रिए की बुनियाद पे चूज़ करते हैं कि उनकी जो नज़रिया है उसको इम्प्लीमेंट करें। ये जो रैंक एंड फाइल MNAs वगैरह इलेक्ट होते हैं, ये अपने अपने हलकों में ताकत रखने वाले लोग हैं, जिनको इलेक्शन का अमल की समझ है, उन लोगों को ज़्यादा एडवांटेज होता है। अच्छा जहांगीर साहब, शॉर्टली बता दीजिएगा कि पनामा केस से आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है, खिलाफ में आएगा या हक में आएगा? अवाम, पाकिस्तान के अवाम में हक का फैसला आएगा। जुडिशरी अपनी साख को बरकरार रखेगी और रिन्यू करेगी, और आप देखेंगे इस मुल्क की सिमत जो है उसमें बहुत बुनियादी तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर तरीन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, पनामा फैसला जो भी आएगा उसका इंतजार तो है, लेकिन एक महाज पर PTI जंग जीत चुकी है। बात करेंगे दोबारा पनामा फैसले के हवाले से कि यह हमें कानून की अदालत में भी नजर आता है और अवाम की अदालत में भी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और पनामा फैसले में एक यकीनी और बेयकीनी की सी फज़ा चली आ रही है, और अगर नून लीगी वुज़रा की बात करें तो एक तरफ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ये है कि फ़ैसला उन्हीं के हक़ में है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो एक इंतशार, किसी कन्फ्यूजन किसी सूरत उनमें पैदा पाई जाती है। आज इलेक्शन कमीशन के बाहर तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ ने जो गुफ्तगू फरमाई है, पहले आप वो सुनिए, फिर गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाएंगे। ना आपके पास औलाद का हिसाब है, ना आपके पास जायदाद का हिसाब है, आपके पास ना अपने काले धन को सफेद करने का हिसाब है, ना आपके अपने मुलाजमों के नाम जो करोड़ों अरबों की जायदाद है उसका हिसाब है, मगर आप सिर्फ एक बात पे पीछे छुपते हैं कि हमें इस्तिस्ना हासिल है। मैं आज आपको ये कलाबाजी इल्ज़ाम खान के दरमियान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान फ़र्क बताना चाहता हूँ। जिनका नाम इल्ज़ाम खान पड़ गया, जिस जमात का नाम पाकिस्तान तरीके इल्ज़ाम पड़ गया, ये नाम इसलिए पड़े क्योंकि इस जमात ने बाकी तमाम जमातों को दिन रात मुख्तलिफ इल्ज़ामों का शिकार बनाया। मुलाज़ा किया नाज़रीन आपने कि हुकूमती वुज़रा जो है वो शोला बयानियों से आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं है, और ये डॉक्टर साहब हम बहुत अरसे से, जब से पनामा केस शुरू हुआ, हम देख रहे हैं कि बात ज़ातियात पर आ जाती है। मतलब एक तरफ आप कॉन्फिडेंस इतना शो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ही की गुफ्तगू से ऐसा लगता है कि फैसला आपके खिलाफ आ रहा है। दोनों तरफ शाजिया ये मामला हो रहा है, PMLN की तरफ से, वज़ीर आज़म के जो हमायती हैं उनकी तरफ से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी ये नाजेबा ज़ुबान का इस्तेमाल करना, गैर पार्लिमानी गुफ्तगू करना, इवन रवैया, मतलब वो मुक्काबाजी पे आ जाना, गुंडागर्दी, खावर साहब लगता है कि शायद पाकिस्तानी सियासत का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बन चुका है, और शायद इसकी एक वजह भी है। मैं समझता हूँ कि वोटर्स की तरफ से भी कुछ डिमांड है। वोटर्स स्पेशली दही इलाकों में जो रहते हैं, वो दे लुक अप टू दिस पीपल कि ये हमारा ख्याल रख सकेगा अगर इसमें कोई गुंडागर्दी का एलिमेंट है। फिर आप देखते हैं कि जब पार्टीज़ बैठती हैं, जब वो टिकट्स बांटने के लिए बैठती हैं, तो वो भी ये देखती हैं कि इसके पास 15-20 करोड़ रुपया है या नहीं है, ये इलेक्शन कैंपेन में पैसा लगा सकेगा या नहीं लगा सकेगा। ये नहीं देखा जाता कि उसका सोर्स कहाँ से है, कि वो पैसा कहाँ से आया। तो एक तरफ से तो डिमांड है वोटर्स की कि इस किस्म की बातें की जाएं, गुंडागर्दी भी थोड़ी सी दिखाई जाए। दूसरी तरफ से पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, लीडरान जो हैं, वो उस किस्म के लीडर सप्लाई भी करते हैं। डॉक्टर साहब देखें, हमने जो पढ़ा था कि सियासत पैगंबरी शेवा है, खुदा न खास्ता ये हमें सिखा रहे हैं कि सियासत ये पैगंबरी शेवा है कि कोई हद होती है किसी तरह की। मान लिया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो इमरान खान साहब हैं वो भी कभी कभार उनका अल्फाज का चुनाव, लेकिन ये जो जातियात पे है ना उतर जाना कि आपकी औलाद का आपके पास हिसाब नहीं है। अभी जावेद लतीफ़ साहब ने जो रिमार्क्स दिए, जो वो ये इस काबिल भी नहीं थे उनको टेलीविजन पे दिखाया जाए। आज उन्होंने वहां पे माफ़ी भी मांगी, माफ़ी मांगने के साथ साथ
फिर उन्होंने कहा नहीं नीजिए वो एक होता है ना कि थोड़ा सा, तो मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में माफ़ी मांगी, असल मकसद मेरा ये था। मसला ये है कि सर देखें, अब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। मैं हरगिज़ नहीं ये कह रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इजाज़त है कि वो भी इन अल्फाज का चुनाव करें, लेकिन जिम्मेदारी हुकूमत पे ज़्यादा है। उसकी वजह अब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब हैं, अब मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो फ्यूचर, जिस तरह आज भी मरियम औरंगजेब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, आज उन्हें शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने यही कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहबा पूरे मुल्क के अवाम के लोगों के दिलों पर राज करती हैं, वो इस मुल्क के फ्यूचर की प्राइम मिनिस्टर हैं। बिल्कुल अगर लोग उनको वोट देते हैं तो प्राइम मिनिस्टर जरूर बने और हम इंतजार करेंगे। खबर साहब, अब जो एक तासुर जा रहा है ना, वो ये जा रहा है कि जो जितना इखलाक से गिरी हुई बात करेगा उसको उतना ज्यादा ओहदा मिलेगा। जावेद लतीफ साहब ने कभी ऐसी कोई बात नहीं की थी, लेकिन हमने उनका वो रूप भी देखा। वही ना, अब देखें, अब अगर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने सियासत करनी है तो कल कलाम को उनका कोई भी अपोनेंट पार्टी पीटीआई को छोड़े, अगर उनके ऊपर कोई जाती हमले करना शुरू कर देगा तो वो अगेन एक सियासत को अब जहर-ओ-लूद और ज्यादा कर देंगे। तो मेरे ख्याल में हमारे हुक्मरानों को, पॉलिटिकल हुक्मरानों जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, डॉक्टर साहब, उनको ये समझ अब मेरे ख्याल में आ जानी चाहिए कि ये 90s का दौर नहीं है। अब जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि अब हर इंसान बंदे के हाथ के अंदर वो एक टेलीफोन सेल है, स्मार्टफोन है। आप अभी बात करेंगे 2-4 घंटों के बाद हर लोगों के पास ये चीज पहुंच जाती है। सब वोटर भी यही चाहता है कि इस किस्म की बातें हों। डॉक्टर साहब, अच्छा, अब सोचिए मारूसी सियासत चल रही है। ये जो भी हमें हजरात नजर आते हैं टेलीविजन में, इनका मकसद एक है, ये आपको और मुझे पैगाम नहीं दे रहे होते हैं, इन्होंने अपने लीडरान को खुश करना है। अब आपने 18वीं अमेंडमेंट के अंदर बंद कर डाला कि आपका पार्टी हेड जो है वो आपको निकाल भी सकता है। ही इज 100% डिक्टेटर है वो पार्टी के अंदर, ये तो आप मानते हैं डॉक्टर साहब। तो उन्हीं को खुश करना है, ये सब लोग उन्हीं को खुश करने के लिए आते हैं। वो तो उनका तो जो तरीकाकार है वो करेंगे, उनका जो मॉडस ऑपरेंडी है ये उसको अपनाएंगे। मैं और आप यहाँ पे बैठ के जो हर रोज बात कर रहे होते हैं ना कि ये जो काम कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, सियासत ऐसे नहीं होती। सियासत उसका एक डिफरेंट आपके पैराए में आपने करनी है। अगर आपने लोगों को अखलाकियात नहीं सिखानी तो सियासत का मेरे ख्याल में आप सियासत के लायक भी नहीं है। तो आपकी बात ठीक है कि किसी ना किसी लेवल पे पंजाब के अंदर वो एक बड़कपन वाली सियासत कि ओए छा जाएंगे, ओए मार देंगे, ओए टांगे तोड़ देंगे, वो मेरे ख्याल में वोट मिलता है। और वो सारे मेरे ख्याल में चीजें काफी चेंज हो रही हैं, वक्त के साथ साथ जो है चीजें काफी बदल रही हैं। और मैं तो काफी पुर उम्मीद हूं कि आने वाले वक्तों में इलेक्शन के अंदर लोग ऐसे लोगों को देखें। मतलब थाना कचहरी वाली सियासत नहीं चलेगी। थाना कचहरी का सियासत एक डिफरेंट है, लेकिन जो बदजुबानी वाली बात है, जावेद लतीफ साहब शेखुपुरा के बड़े वो फनेहा सियासतदान है, उनके अलावा वहां पे कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन इस मीडिया की वजह से वो बार बार माफी मांग रहे हैं। बेशक कुछ उन्होंने किया उससे वजीर आजम साहब खुश हुए या नहीं, अब उनके लीडर खुश हुए या नहीं? अब ये वैसे बड़ा जबरदस्त सवाल है, क्योंकि अभी तक उन्होंने उस पर कोई तरदीद नहीं की, कोई ऐसा बयान नहीं आया कि जी हम इसको दूसरी तरफ भी यही है। आपको याद है जब जावेद लतीफ वाला मामला हुआ था मुराद सईद साहब के साथ, तो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इससे भी बुरा हाल करता। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जरा उस पे आ जाएंगे। ये आपकी बात देखिए, ठीक, अब वही हो जाता है कि आप उसको सारे कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है। एक पॉलिटिशियन ने अपनी जुबान पे अल्फाज ले आए, वो तो हमने सब ठीक है, सियासी अर्थशास्त्र चल रहा है। अब दीगर ऑप्शंस पर आ जाए कि क्या अर्ली इलेक्शंस हो सकते हैं, जिस तरह मुलाकातें अंदरूनी ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। देखिए, जमहूरी अमल के अंदर अदालती एहतसाब भी ज़रूरी है और इंतखाबी एहतसाब भी ज़रूरी है। अब मगरबी जमहूरियत में ये हिस्सा रहा है कि अगर अदालती एहतसाब आपके खिलाफ आता है तो फिर आप भूल जाएं, इंतखाब में आप जीत नहीं सकते। हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है। खालिद साहब, अगर फैसला इनके खिलाफ भी आ जाए तो फिर भी मैं समझता हूं कि इनकी जो थाना कचहरी वाली सियासत है देही इलाकों के हिसाब से, ये कानून, ये अवाम की अदालत में फिर से जीत जाए। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे एफबीआर प्रमोशन केस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने उसे कलअदम करार दे दिया। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। अगर बात करें मुल्क में तो अच्छे अफसरान और अच्छी शोहरत के हामिल अफसरानों की कमी नहीं है, मगर बदकिस्मती यह है कि हमारे इदारे तबाह इस वजह से हुए कि यहाँ पे पसंद और नापसंद देखा जाता है। एफबीआर प्रमोशन केस को आज सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। खबर साहब, ये कल दे दिया था, कल पीएम की सरबराही में सिलेक्शन बोर्ड जिसमें ये प्रमोशंस दी गई थी, जिसे एफबीआर के अफसरान को, तो इसकी केस की नोयत क्या थी? नोयत इसकी ये है कि हाई सिलेक्शन बोर्ड जो ग्रेड 21 से 22 में जो प्रमोशन होती है वो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर ये वहाँ पे इजलास होता है उसका। वहाँ पे हुआ ये कि ख्वाजा ज़हीर स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर साहब के, वो भी उस इजलास में बैठे और साथ साथ में इसाक डार साहब भी बैठे। इसाक डार साहब का हालांकि कुछ लेना देना नहीं उस बोर्ड से नहीं था,
कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली वहां पे वो बैठ नहीं सकते थे, लेकिन वो बैठे कोर्ट के अंदर। वो राना साहिबा वो चली गई, और एफबीआर के चेयरमैन नहीं थे जिनको होना चाहिए था। वहां पे वो चले गए और केस सारा उन्होंने प्लीड किया। उन्होंने कहा जी ये मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरी ACRs अच्छी है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और मेरे साथ ज्यादती हुई है। अब कोर्ट ने उनका आर्गुमेंट मान लिया और वो सारी प्रमोशन रिवर्स कर दी है। इससे बड़ी मेरे ख्याल में शर्मिंदगी और हजीमत जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इससे ज्यादा नहीं उठा सकता कि आप ये डॉक्टर साहब ये रूटीन के काम हैं। ऑफिसर्स पूरी दुनिया के अंदर जो सिविल सर्वेंट्स हैं, आपने उनकी परफॉर्मेंस देखनी है। आराम से जो बड़ा ठीक काम कर रहा है वो ऊपर आ जाएगा और जो नहीं काम कर रहा है घर चलेगा। शर्म और हया का मामला नहीं है यहाँ पे चलता। देखिए ये सोचा समझा मंसूबा होता है, एक तरीका वारदात है। ये सिर्फ PMLN की नहीं, दूसरी सियासी पार्टियों की भी एक तरीका वारदात है कि आपने उन लोगों को आगे लेके आना है जो आपके मंजूर नजर है। उसकी भी एक वजह है ना खावर साहब, उसकी वजह यह है कि आपने रियासती अदारों को मुकम्मल तौर पे मफलूज करना है। आपने जो कुछ करना है, आपने यू हैव टू मेक श्योर कि कोई उसके खिलाफ आवाज ना उठाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट ही नहीं हो रहा। 2 दिन पहले शाजिया में नेशनल असेंबली में राव तहसीन प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं इस गवर्नमेंट के, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का सीनियर ऑफिसर है। अभी उनका जो प्रमोशन का केस भी ड्यू था, उनकी प्रमोशन नहीं की गई। वो ग्रेड 21 से 22 में उन्होंने जाना था। वो मैंने देखा काली पट्टी बांधे बैठे हैं। तो वहां पे वो नेशनल असेंबली कैफे में मैं कहा राव साहब खैरियत है, आप किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आप हैरान होंगे तो प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? उनके महकमे में चूंकि ग्रेड 22 का ऑफिसर कोई नहीं है, तो वो एक शोएब सदीकी साहब में फॉर्मर कमिश्नर कराची, उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। अब सारी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो जनाब आप कालिए पट्टी बांध के वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसको भी छोड़ें, आपकी वजारत खारजा वहाँ पे तहमीना साहबा को बना दिया गया है, गालिब कमाल हैं वहाँ पे। उसके अलावा अब्दुल बासित जो हाई कमिश्नर वहाँ हमारे दिल्ली में थे, आपको पता है कि 2013 में भी अब्दुल बासित साहब को एक दफ़ा सेक्रेटरी जो फॉरेन अफेयर्स का नोटिफिकेशन हो गया था, लेकिन फिर इनकी बाद में वो पसंद नापसंद वो जो आप बात कर रहे हैं वही दरमियान में आ गया और उनको हटा दिया गया। अब वहां पे भी उन लोगों ने एप्लीकेशन दी हुई है जी हम इनके अंडर काम नहीं करेंगे, अगर आप इन्हीं को लगाना तो फिर हमें नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट का अदालती रवैया जो है इन सब हवालों से वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए कि नवंबर 2016 के करीब जब फैसले आना शुरू हुए, इवन जून जुलाई में आप देख लें, लाहौर हाई कोर्ट फैसले देता है शुगर मिलों के खिलाफ, फिर वो जस्टिस आयशा मलिक का बड़ा मशहूर फैसला है। उसके बाद जो वजीर आजम कैबिनेट को बाईपास करके फैसले कर देते थे, उसके खिलाफ फैसला आ गया। सिंध हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट सिंध में कई फैसले करे चले जा रहा है। एक रुझान जो ट्रेंड जिसको कहते थे, जो मैंने पिछले 30-32 साल में शादियां नहीं देखा। ये सोल्यूशन नहीं है ना डॉक्टर साहब, ये तो क्या हर मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाए, सुप्रीम कोर्ट जो हमारा सिस्टम इदारों की फेलियर हो गई है। लेकिन वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन तो जरूर है। अगर एग्जैक्टली काम नहीं कर रहा खावर साहब, तो किसी और इदारे ने उसके अंदर मुदाखलत करके सिमत तो ठीक सीधी करनी है। शायद अभी डॉक्टर साहब जो है ना वो मेरी बात मान रहे हैं कि अब तारीख दोहराई नहीं जाएगी, नई तारीख लिखी जाएगी। अब जो नए जो फैसले आ रहे हैं मुख्तलिफ केसेस के, अब सर डॉक्टर साहब मसला ये रुझान नजर आ रहा है, रुझान नजर आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि अब आप जो बात कर रही हैं कि असर नहीं हो रहा, वो यहाँ से फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, जिस तरह आज का फैसला आया, मेरे ख्याल में इस पे फौरन इंप्लीमेंट होना चाहिए था। और जो लोग सर चेयरमैन FBR वहाँ पे नहीं थे, और रिमार्क्स है सुप्रीम कोर्ट के कि जो आपने फाइनेंस मिनिस्टर को बिठाया, जब ऐसे लोगों को बिठाएंगे तो फैसले ऐसे ही होंगे। खुद भी तो इसी कानून के कलदम हो गए ना। वो शायद 22 ग्रेड में चले गए थे, अब वो वापस 21 ग्रेड में। अब वो पता क्या है सर, इलेक्शन आने वाले हैं साल के अंदर, आप देखें मई जून में अगले साल इलेक्शन होने हैं, तो इनको चाहिए ऐसे लोग मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज के अंदर जहां पे इनकी फाइलों को वो पहिए लगा दें। तो अभी भी जो 450 करीब लोगों के इन्होंने केसेस रेफर किए हैं, 90 के करीब लोगों के इन्होंने उनको सुपरसीड कर दिया, उनको वापस इन्होंने केसेस वापस भी जो आए हैं। अब उसकी वजह ये है कि वहाँ पे सारी रिपोर्टर पार्टी इन्होंने की है कि कौन से ऐसे ऑफिसर्स हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं। आपको पता है इलेक्शन तो ये, जिसमें मैं कल आपको बता रहा था, इलेक्शन लड़ते हैं ये ब्यूरोक्रेसी के बेस के ऊपर। और फवाद हसन फवाद साहब के बारे में तो पूरे मुल्क में मशहूर है कि वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर है, उन्हीं की मर्जी के तरीका वारदात खुल के सामने आ रहा है। ये चल रहा तो पिछले, लेकिन नजर ये आ रहा है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमारे मुल्क को चला रही है, चलाना हुकूमत को चाहिए था, अहल अफसरान को लगाकर। बहरहाल चले प्रोग्राम से शाजिया खान, डॉक्टर फरूख सलीम, खावर घुमन को इजाजत दीजिए। खुदा।